बिल्कुल। ललित नारायण मिश्रा जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिनके काम को अगर गिनाया जाए तो शायद किताब भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ किताब नहीं, पीएचडी, लोगों ने पीएचडी किया ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से, उनके ऊपर पीएचडी हो चुका है। मुझे तो खैर पता भी नहीं था। 2-3 लोग आए, ग्रेनेड लॉब की स्टेज पे इस तरीके से ब्लास्ट हो गया। कई लोगों को आसपास दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ ले जाया गया था। इनको एक ट्रेन में बैठाया गया दानापुर रेलवे हॉस्पिटल के लिए। 16 घंटा लगा था। उस समय की बात है, एक सिटिंग रेलवे मिनिस्टर की भी ट्रेन इतना धीरे चले, मतलब ये नॉर्मल सेंस नहीं है। बहरहाल 75 में ब्लास्ट हुआ, फिर सीबीआई ने टेक ओवर किया। पहले पकड़े गए थे, उनको छोड़ देगा। अपेरेंटली रीज़न हमें ये लगता है उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए, इस चक्कर में ऑल ओवर ना फंस जाए, इसलिए केस को पलट दिया गया। तो 2011, 12 से 14 तक मुझे लग रहा है ट्रायल कोर्ट जल्दी के चक्कर में असली अक्यूज को पकड़ देख नहीं पाई, इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाई। जरूरत नहीं, बलिया से लेकर बेगूसराय तक, पटना से लेकर जमशेदपुर तक बच्चा जानता है ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या किसने कराई है। नहीं होनी चाहिए। सच्चाई की जीत तो कोई ज़्यादा ज़रूरी है। समय निकल गया इसलिए बात दबा दी गई, ये कोई रीज़न नहीं होता। अब ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना समाज के लिए, दुनिया के लिए, तब आपके ऑटोमेटिकली 10 दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने अन्य कितने लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, मैं नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा। उन्होंने किन के लिए क्या क्या नहीं किया, उनका फिर ट्रांसफ़र हो गया जेल से। और तारकुंडली साहब ने लिखा है कि पीएमओ पर्सनली वाज इंटरेस्टेड इन ट्रांसफरिंग दिस पर्टिकुलर जेलर एंड व्हाई वाज द पीएमओ इंटरेस्टेड। सरकार कांग्रेस की थी लगभग। व्हाई इज द पीएमओ इंटरेस्टेड इन ट्रांसफरिंग वन जेलर। हो सकता है अभिषेक जी ये पूरा गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है तारकुंडली सिंह साहब भी गलत हो, अरुण शौरी साहब भी गलत हो, बिहार पुलिस भी गलत हो, पूरी दुनिया गलत हो, सिर्फ सीबीआई ही सत्य कर रही है। पर अगर एक एजेंसी एक सेट ऑफ अक्यूज के पीछे पड़ी है और पूरी दुनिया कुछ और कह रही है, री इन्वेस्टिगेशन इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना? आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में अगर किसी बड़े पर्सनालिटी के साथ कुछ हो जाए तो इंसाफ जल्दी मिल जाता है। आपको ये लगता होगा कि किसी बड़े पर्सनालिटी के साथ या फिर किसी नेता के साथ अगर कुछ होता है तो लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं, लेकिन शायद आज से 50 साल पहले जो घटना घटी उस वक्त ये माहौल नहीं था। और जुडिशरी सिस्टम को लेकर शायद उस वक्त क्या कुछ कहानियां थी, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको आप सुनेंगे तो फिर आपको वास्तविकता का पता चलेगा। हमारे साथ भारत के रेलवे मिनिस्टर रह चुके स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के पोते वैभव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि आपको सच्चाई अगर सुनना है तो उसके लिए वक्त देना पड़ेगा और तसल्ली से सुनना पड़ेगा कि आखिरकार क्या होता है ग्राउंड रियलिटी। बहरहाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि ललित नारायण मिश्रा जी के साथ उस वक्त ऐसा हुआ और उस पर उतना तवज्जो नहीं मिला जितना आज के डेट में लोगों के मन में होता है कि अगर एक फेमस पर्सनालिटी या फिर कोई एक नेता के साथ कुछ होता है तो बहुत तवज्जो मिलता है और बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता है। उस इंसिडेंट को हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या उस वक्त हुआ था और अभी उसको लेकर क्या फाइट कर रहे हैं आप। मैं ये बताना चाहूँगा कि ललित नारायण मिश्रा मेरे दादाजी सिर्फ रेलवे मंत्री नहीं थे, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे, डिफेंस में भी थे 71 के वॉर के तहत। नेहरू जी के टाइम में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। उन्होंने अनेकों काम सिर्फ बिहार के लिए नहीं, वो भी उस टाइम का अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड भी हिस्सा था बिहार का, पूरे देश के लिए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरे देश के लिए काम किया था। एज अ फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पॉलिटिक्स में लाने में बहुत बड़ा योगदान उनका था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ही बोला ये बात। लीची जो बहुत उगता है बिहार तरफ, इसको एक्सपोर्ट कराने में, इसको इंटरनेशनल स्टेटस देने में दादाजी का योगदान था। मिथिला पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स जिन्हें कहते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करते हैं, 60-70 के दशक में उनका अपना विजन था कि इन पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया जाए दुनिया के सामने, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए। तो जनता एक्सप्रेस उन्होंने शुरू किया था अपने रेलवे मंत्री कार्यालय में। तो ट्रेन पर वो पेंटिंग्स लगाते थे जनता एक्सप्रेस पे, और वो ट्रेन चलता था लगभग
नॉर्थ बिहार से ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट नॉट जस्ट नॉर्थ बिहार, पूरे बिहार तरफ चलता था वो ट्रेन। तो सिर्फ पेंटिंग्स को उन्होंने स्टेटस नहीं दिया, जबकि और भी चीज़ों के काफ़ी स्टेटस दिया उन्होंने। तो ये एक दो एग्जाम्पल जैसे अन्य एग्जाम्पल्स हैं जो बिहार के ग्रोथ के लिए, बिहार के हैंडीक्राफ्ट, बिहार के इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए क्या क्या अन्य काम नहीं किया उन्होंने। सहरसा में एक SEZ टाइप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराने के लिए एक जैसे नोएडा उस टाइम स्थापित होने वाला था, 60-70s की बात कर रहा हूँ मैं, तो सहरसा में लगभग लैंड एक्विजिशन हो ही गया था। वहाँ भी एक ट्विन सैटेलाइट टाउन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनता, जैसे एक टाइम जमशेदपुर बिहार का हिस्सा था, तो जैसे जमशेदपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टाउन था, सिमिलरली नॉर्थ बिहार सहरसा तरफ एक सैटेलाइट टाउन बनता। तो आज का जो पलायन आप देखे हैं 90 के दशक में, उसके बाद जो रोज़गार के लिए काम ढूंढने के चक्कर में बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या चंडीगढ़ तक, लुधियाना तक आपको बिहार के मूल्य के लोग देंगे, कश्मीर तक आपको बिहार मूल्य के लोग देंगे, जिनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ के आतंकवादी टारगेट भी करते हैं क्योंकि नॉन लोकल्स हैं। वो ये एक अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है। तो उनका तब का विजन था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप अपने आप हो जाए बिहार में, तो किसी को रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए बिहार के बाहर शायद जाने की ज़रूरत ना पड़े। शायद अगर वो बन भी गया होता तो शायद अन्य राज्यों के लोग शायद बिहार में काम ढूंढने के लिए आते, ऐसा शायद हो सकता था। बेहाल ये अन्य काम किए उन्होंने। वाराणसी में रेलवे डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेशन का काम एज रेलवे मिनिस्टर उनका ही कराया हुआ था लगभग। जो उनकी हत्या के बाद कमलापति त्रिपाठी जी रेलवे मंत्री बने, तो उन्होंने फिर आगे काम कराया। मेरठ में बड़ा लाइन उन्होंने लगवाया ताकि रेलवे डेवलपमेंट हो सके। नॉर्थ बिहार में उनका एक विजन करीब का था कि लगभग जहाँ जहाँ रेलवे पट्टी लग जाएंगी वहाँ डेवलपमेंट अपने आप पहुँच ही जाएगा। रेलवे लाइन आएगा तो स्टेशन आएगा तो आसपास टाउनशिप बनेंगे तो रूरल एरिया भी डेवलपमेंट हो ही जाएंगे। तो उनका एक विजन था कि बिहार का डेवलपमेंट कराना था। रेलवे मंत्री ही सही, उन्होंने पटरियाँ लगाई हर जगह। उनकी अक्रॉस पार्टी लाइन्स दोस्ती थी। जनसंघ तो भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ था उस टाइम। जेपी मूवमेंट भी शुरू हुआ, जेपी नारायण के साथ उनका दोस्ती था, बातचीत थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनकी दोस्ती जारी थी, उसमें बातचीत थी। कांग्रेस में तो थी ही थी। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब उनकी हत्या हुई थी तो एक डिबेट पार्लियामेंट सेशन में, जो कोई भी चाहे तो ढूंढ सकता है पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, कि अपोजिशन से अटल बिहारी वाजपेयी उनकी हत्या के बारे में पूछ रहे हैं और NKP सालवे जी कांग्रेस तरफ से जवाब दे रहे थे। उसने एक होम मिनिस्टर भी थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी जवाब दे रहे थे कि इनको पकड़ा था। अच्छा। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किया था। और अन्य काम है पर फिर समय काफ़ी लग जाएगा इसमें। मतलब बिल्कुल। ललित नारायण मिश्रा जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिनकी काम को अगर गिनाया जाए तो शायद किताब भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ किताब नहीं, PhD, लोगों ने PhD किया ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से, उनके ऊपर PhD हो चुका है। मुझे तो फिर पता भी नहीं था जी। उनके वो लोगों ने बोला कि हमने आपके दादाजी के ऊपर PhD किया है। मतलब सुन के तो अच्छा लगता है। मैं तो उनके पैर के नाखून के मेल के बराबर भी नहीं हूँ। जिस टाइप की पर्सनालिटी थी उनकी, जिस टाइप के लोग से मिलते जुलते थे, मुझे नहीं लगता मैं उनके उस पर्सनालिटी के आसपास भी हूँ। ये मेरा स्वभाव लक है, कोइंसिडेंस है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ कि मेरे फादर के थ्रू उनका खून दौड़ रहा है। पर वो जैसे जब मैं तो पैदा हुआ नहीं था उनके टाइम में, पर जब मैंने पढ़ता उनके बारे में, लोगों से सुनता उनके बारे में, वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत अलग लेवल के थे। अब रही बात उनके डेथ के बारे में, 75 की बात है ये। वो समस्तीपुर में एक रेलवे इनॉग्रेशन, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर का रेलवे लाइन था, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे वहाँ से रेलवे मंत्री। तो स्टेज पोडियम में समस्तीपुर में जब ऐसे उनका प्रोग्राम खत्म हुआ मेरे ख्याल से, तो 2-3 लोग आए, ग्रेनेड लॉब की स्टेज पे इस तरीके से ब्लास्ट हो गया। वो घायल हुए। उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, वो भी घायल हुए थे और अन्य लोग घायल हुए थे। कई लोगों को आसपास दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल में वहाँ ले जाया गया था। इनको ट्रेन में बैठाया गया दानापुर रेलवे हॉस्पिटल के लिए। अब एक कमेटी बैठी थी कि ये क्यों किया गया, कि क्या ज़रूरत थी इसकी, मतलब इतना समय क्या ट्रेन को लगना चाहिए था समस्तीपुर से दानापुर पहुँचने में, कि लगभग 14-16 घंटा लगा था। ये उस समय की बात है। एक सिटिंग रेलवे मिनिस्टर की भी ट्रेन इतना धीरे चले, मतलब ये नॉर्मल सेंस नहीं है। बिल्कुल। आज के समय को सोच भी नहीं सकता 14-16 घंटा एक ट्रेन को लगना फ्रॉम समस्तीपुर टू दानापुर, दोनों बिहार के अंदर ही 2 शहर है। एक इंटरस्टेट भी ट्रांसपोर्टेशन इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये बिहार के अंदर 2 शहर थे। सड़कें इतनी खराब थी, शायद उससे भी उतना वक्त नहीं लगता। ये मतलब फिर एक कमेटी बैठी, कमेटी ने जवाब दिया। अब तो खैर ये पब्लिक नॉलेज है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स SLP पिटीशन में भी लगे थे, ये कमेटी की रिपोर्ट लगभग। खैर एनीवेज भी डॉक्यूमेंट्स ये पब्लिक नॉलेज में है मेरे ख्याल से, कि कमेटी ने बोला कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब ये किसने कराया, क्यों कराया, कैसे कराया, ये जांच की विषय है। बेहाल 75 में ब्लास्ट हुआ, फिर CBI ने टेक ओवर किया। फैमिली का, परिवार का हमारा कंसिस्टेंटली पिछले 50 साल से मानना ये रहा है। मैं तो खैर पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम मेरी दादी माँ उस टाइम ये लड़ाई लड़ रही थी।
लेडी कामेश्वरी देवी की री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि उस टाइम पहले किसी को पकड़ा गया था सीबीआई ने, उन्होंने कन्फेशन दे दिया, उन्होंने कुछ नाम लिए, वो नाम उस टाइम के एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े हुए थे, पीएमओ ऑफिशियल से जुड़े हुए थे। अच्छा। 75 जून जुलाई में इमरजेंसी आ गया। इमरजेंसी आने के बाद केस को पलट दिया गया। आनंद मर्गिस कल्ट ग्रुप है, उनके मेंबर्स को अक्यूज बनाया गया, एक्सक्यूज मी, और ये जो पहले पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया। अपेरेंटली रीज़न हमें ये लगता है उन्होंने नाम लेने जो शुरू कर दिए, इस चक्कर में और लोग ना फंस जाए, इसलिए केस को पलट दिया गया। और नाम उन्होंने पुलिस कन्फेशन में नहीं लिया था, जज के कोर्ट में लिया था अंडर सेक्शन 164 CRPC। अब एज ए लॉयर मैं समझा सकता हूँ कि पुलिस के सामने अगर आप कन्फेशन देते हैं तो वो एविडेंटरी वैल्यू नहीं होता है कोर्ट के सामने, पर जब जज के सामने एविडेंस दे रहे हैं, कन्फेशन दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू महत्व ज़्यादा है। इन्होंने कन्फेशन दिया था मैजिस्ट्रेट के सामने, फिर भी केस को पलट दिया गया। अब 77 में सरकार दूसरी है, जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन वैभव जी, और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, फिर उस बयान का भी वैल्यू नहीं रहा, तो अगर लीगली समझा जाए तो वो तो बिल्कुल गलत हुआ। मेरे हिसाब से वो उस बयान का पूरा वैल्यू है। अब ट्रायल कोर्ट ने उस बयान को वैल्यू क्यों नहीं दिया, कहा कि दूसरे लोग आनंद मर्गिस वाले अक्यूज है, जबकि हमारे परिवार का कहना है कि असली गुनहगार कोई और होंगे। आनंद मर्गिस से मेरे दादाजी को लेना देना था नहीं। अच्छा। 77 में जब दूसरी सरकार आई और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो हमारे परिवार का मांग था, मेरी दादी माँ उनसे मिलने गई थी, तो हमारे परिवार का मांग था री इन्वेस्टिगेशन उस केस में। जस्टिस VN तारकुंडे रिपोर्ट को बोला गया कि आप एक रिपोर्ट बनाइए इस केस में। बिहार पुलिस ने पैरेलल CID इन्वेस्टिगेशन किया। अरुण शौरी साहब जो बाद में वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री थे, उस टाइम पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने किताब लिखी हु किल्ड एलन मिश्रा एंड इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों रिपोर्ट, जिसमें से एक किताब भी है, इसमें तथ्य साफ साफ लिखा है किसने कराया, क्यों कराया और कैसे कराया। अब ये तीन लोग जिन्होंने लिखा है रिपोर्ट, बिहार पुलिस के SB सहाय साहब IPS ऑफिसर थे, ये ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना जस्टिस VN तारकुंडे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके थे, फिर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पे, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना अरुण शौरी साहब मेरे रिश्तेदार हैं। पर ऐसा क्या तथ्य था जो ये तीनों की रिपोर्ट में, किताब में एक ही सेट ऑफ पीपल का नाम बार बार आ रहा था, जो उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन PMO ऑफिशियल से जुड़े हुए थे, जो शायद और नाम भी आ सकता था पर नहीं आया क्योंकि फिर केस को पलट दिया गया था। अब रही बात री इन्वेस्टिगेशन की और जो इनिशियल कन्फेशन रिपोर्ट स्टेटमेंट दिया गया था, तो हमारा तो ये मानना स्टार्टिंग से रहा है कि असली गुनहगार वही होंगे। बाद में एज ए कोर्ट विटनेस आई भी थे ये कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के सामने, पर उन्होंने मेरे ख्याल से पलट लिया अपना बयान कि हमें कुछ याद नहीं है, जो 75 में क्या स्टेटमेंट दिया था। उनका नाम और पद डिस्क्लोज कर, उनका नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में है, मैं उनका नाम लेना चाहता नहीं हूँ। मतलब जो VN तारकुंडे, जिससे VN तारकुंडे रिपोर्ट पढ़ लेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अरुण शौरी साहब किताब पढ़ लेंगे, उनको नाम उनको मिल जाएगा। रही बात हमारी आज की मुहिम क्या है, वो ये है कि 77 के आसपास जब ये तीनों रिपोर्ट्स आ गए, 1980 में सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ कि CBI कह रही कि बिहार पुलिस शायद उनको काम करने नहीं दे रही, तो केस को ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। बिहार गवर्नमेंट, बिहार पुलिस और अन्य अधिकारियों ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, इसको ट्रांसफ़र मत कीजिए, आप जिस दिन ट्रांसफ़र करेंगे इस केस को, केस ठप हो जाएगा, केस उस स्पीड पे चलेगा नहीं और इन्वेस्टिगेशन वैसा का वैसे ही रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विजडम ने ट्रांसफ़र कर दिया। 1980 से लेकर 2014 तक ट्रायल चलता था। 2014 में ट्रायल कंक्लूड तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाई, जब आनंद मर्गिस के अक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया बार बार आर्टिकल 32 के अंदर कि हम इतने साल से केस चल रहा है, इसमें केस को बंद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि सिस्टम स्लो चल रहा है, ये एक रीज़न नहीं होता केस खत्म बंद करने का। तो आई थिंक 2011 में 2 बार गए थे आनंद मर्गिस के अक्यूज सुप्रीम कोर्ट, 2006 में और फिर 2011 में। तो 6 में तो ये बोलते कि कोई केस बनता नहीं केस बंद करने का, क्योंकि सिस्टम स्लो है और केस धीरे चल रहा है। पर 2011 में दोबारा ये अक्यूज गए, तब आई थिंक इनडायरेक्टली ट्रायल कोर्ट को बोला गया जल्दी जल्दी केस खत्म करो आप। तो 2011, 12 से 14 तक मुझे लग रहा है ट्रायल कोर्ट जल्दी के चक्कर में असली अक्यूज को पकड़ देख नहीं पाई, इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाई। ट्रायल कोर्ट, मेरा मानना है, कई जजमेंट्स का ये मानना है, ट्रायल कोर्ट शुड नॉट ब्लाइंडली रिलाई अपॉन द प्रोसिक्यूशन। लगभग इट हैज़ टू अप्लाई गवर्नमेंट। तो खैर ये मेरा कहना नहीं, मैटर सब जुडिस है तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा जो भी डॉक्यूमेंट्स के मैं रिलाई कर रहा हूँ, जो भी बात बोल रहा हूँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एनीवेज है, तो कोई भी रिसर्च करना चाहे रिसर्च कर सकते हैं। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज आनंद मर्गिस वालों को उम्र कैद की सज़ा दे दी थी। 2015 में इन लोगों ने अपील फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में, इनको बेल मिल गया और लाइफ सेंटेंस सस्पेंड हो गया था। जो बेल पे बाहर आ गए थे,
2015 से लेकर 20 तक पेंडिंग पड़ा है रेगुलर साइड में। रेगुलर हियरिंग में पड़ा। रेगुलर हियरिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल हियरिंग नहीं होगी, जब समय आएगा, जब बाकी बैकलॉग कम हो जाएंगे तब उसको टाइम मिलेगा, तब की सुनाई होगी। तो सुनाई हो ही नहीं रही थी 15 से लेकर 20 के बीच में। क्योंकि मैं ग्रैंडसन हूँ तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स लगे जिसके बारे में अभी बोल रहा था, तारकुंडे साहब रिपोर्ट, बिहार पुलिस रिपोर्ट और एसबी साहब की रिपोर्ट, इनमें से कुछ तथ्य मेरे हाथ लगे। तो मैंने फिर सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसमें री-इन्वेस्टिगेशन एक बार होनी चाहिए शायद, बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। सीबीआई ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी सीबीआई के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि सीबीआई मुझे जवाब दे। सीबीआई कैन नॉट सिट ऑन इट। तो सीबीआई को 6 हफ्ता दिया गया कि आप इनको जवाब दीजिए। सीबीआई ने ये जवाब दिया कि अपील आनंद वर्गीस वालों का पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि भले उसमें कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, पर क्योंकि अपील पेंडिंग है तो री इन्वेस्टिगेशन लीगली टेनेबल नहीं है। मैंने फिर एप्लीकेशन डाला उसी आनंद वर्गीस वालों की अपील में कि मुझे इस पर सुनाई दिया जाए। इसमें मुझे भी अपोज किया गया एजेंसी ने कि क्या ज़रूरत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर भी हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया मेरा एप्लीकेशन कि जब भी फाइनल हियरिंग होगा आई कैन असिस्ट द प्रोसिक्यूशन हो गया सीबीआई। और मेरे पास ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड था ही नहीं, ना रजिस्ट्री मुझे दे रही थी, ना एजेंसी मुझे दे रही थी, क्योंकि अपेरेंटली मेरा फैमिली का लोकल स्टैंड होता नहीं है कुछ। लोकल स्टैंड मतलब आपको कुछ तत्व नहीं है केस के अंदर, आपके बिहाफ पे डिपार्टमेंट एजेंसी वैसे ही लड़ रही है और क्यों से आपको लेना देना तो होना चाहिए भी नहीं वैसे भी। तो जब एजेंसी लड़ी रही है तो आपका क्यों सुनाई दिया जाए कोर्ट। इनिशियली ये था लॉ, अब लॉ बदल गया और बीएनएस आने के बाद विक्टिम का भी राइट है कोर्ट के सामने अपनी दलील आर्गुमेंट्स पेश करने का। पहले ये सा लॉ था नहीं लगभग। एजेंसी, स्टेट, प्रोसिक्यूटर ही विक्टिम के बिहाफ पे आर्गुमेंट्स पेश करते थे। मुझे जब ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स मिला, मैं जब देखा लगभग एक बैग इतना बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ फाइल है, वैसे 6 फाइल्स से, तब उनको देखने के बाद 2-3 महीने लगे यही देखने में, रिपोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड देखने में। देन आई रियलाइज़ कि जो बातें सुनने को मिल रही थी, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बलिया से लेकर बेगूसराय तक, पटना से लेकर जमशेदपुर तक बच्चा जानता है ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या किसने कराई है। मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ललित बाबू की हत्या किसने करवाई है और कैसे कोई होगी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको पता उनको पता है। पर जब मैं वो रिपोर्ट्स पढ़ा, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पढ़ा, तब मुझे लगा कि शायद इन बात में एक्चुअली दम है। एक होता है हवाई बातें, फिर 2-3 रिपोर्ट्स हुए। अब एक्चुअली मुझे कन्फेशन स्टेटमेंट दिखे और भी मुझे वो चीज़ देखे, तो मुझे लगा कि अब एक और रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए हाई कोर्ट में, जो मैंने 2023 के फरवरी में फाइल किया था। कि पहले तो मैं री इन्वेस्टिगेशन की मांग सीबीआई से कर रहा था, अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट से मांग कर रहा हूँ कि आप सिर्फ री इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ना दें, जबकि इसके अलावा आप एसआईटी बैठाए सीबीआई के ऊपर कि ये केस पलटा कैसे, किसने पलटाया, क्यों पलटाया। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया ये बोलते हुए कि वही आनंद वर्गीस का अपील पेंडिंग है, ये लगभग ये बोलते हुए हम फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अक्टूबर 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो अपील पेंडिंग है आनंद वर्गीस में, आप उसी में असिस्ट द कोर्ट मतलब अभी फाइनल हियरिंग होगा, आप कोर्ट को मदद करें, जो भी बोलना है आप कोर्ट को बोल दें। तो पहले मुझे हाई कोर्ट से मिला था जब मेरा एप्लीकेशन अलाउ हुआ था कि जो प्रोसिक्यूटर होगा सीबीआई उनको असिस्ट करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट से मुझे थोड़ा बड़ा रिलीफ मिला, जो मुझे लगा कि आई डोंट नीड टू असिस्ट सीबीआई एनी मोर, आई कैन असिस्ट द बेंच, द कोर्ट डायरेक्टली। तो हमने फिर एप्लीकेशन लगाया कि इसमें अब हियरिंग हो, फाइनल आर्गुमेंट स्टेज पे आए। तो 2-3 डेट्स हुए हैं, तो लेट्स सी, हमें आशा है कि इसमें सुनवाई होगी, सच्चाई की जीत होगी इसमें। आपने जो अब तक जिक्र किया है उसमें जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट का जिक्र किया, मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया, लेकिन फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या जब फाइनल हियरिंग होगी तो उस लीगलिटीज़ में जो होती है, क्या उस वक्त जो मजिस्ट्रेट या फिर जो उस वक्त जज रहे होंगे उन सब चीज़ों को दरकिनार करने के लिए, क्या उन पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है कि हाँ उस चीज़ को क्यों दरकिनार किया गया, उस स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के सामने जो दिया गया उसको क्यों इग्नोर किया गया? आई थिंक मेनली एजेंसी पे होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि एजेंसी ने किसके दबाव में। तो मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एजेंसी उस समय की, आज की एजेंसी के ऑफिसर्स नहीं। कई बार लोग को लगता है कि आज की सीबीआई के पीछे हम पड़े हुए हैं, आज की सीबीआई के पीछे हम नहीं पड़े हुए। हमारी ये माना कि उस टाइम कुछ ऑफिसर्स थे जो शायद उस टाइम फॉर वॉट एवर रीज़न शायद केस को पलटा होगा। आज के ऑफिसर से मेरा कुछ पर्सनल वो रंजिश या वेंडेटा नहीं है। तो मैं जब एजेंसी की बात करता हूँ 1975 और 76-77 के एजेंसी के ऑफिसर्स के बारे में बात करता हूँ। मैं नाम लेना चाहूँगा नहीं उस टाइम कौन किया था, कौन सीबीआई हेड करता था, जिनको पता है उनको पता है। पर अगर री इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके हम होपफुल हैं तो सब कुछ चेक किया जाएगा, सब री इन्वेस्टिगेशन पूरा केस को ओवरऑल किया जाएगा और समय की बाधा इसमें नहीं होनी चाहिए।
ये मैं इसलिए क्योंकि 84 राइट्स दोबारा खुले थे, गांधी जी का असैसिनेशन के लिए केस जो 48 में हुआ था और 2019 में मेरे ख्याल से रिट या पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का इन्वेस्टिगेशन असैसिनेशन का अभी भी चल ही रहा है, कोर्ट में शायद नहीं है या है पता नहीं। मतलब समय की बाधा इसके लिए नहीं होनी चाहिए, सच्चाई की जीत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय निकल गया इसलिए बात दबा दी गई, ये कोई रीज़न नहीं होता। ये जो आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया, ललित नारायण मिश्रा जी के जो इंसिडेंट है वो पूरे देश के सामने है। क्या लगता है कि जो बड़े चेहरे होते हैं, जो बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे होते हैं, उनके साथ कुछ होता है तो फिर शायद इंसाफ नहीं मिल पाता है? आपने तो सुभाष चंद्र जी का सिर्फ नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी डेथ एक मिस्ट्री है एक तरीके से। कई अन्य नेता थे अपने अपने समय के, उनकी डेथ एक मिस्ट्री बताई जाती है। अब ऐसा होता है कि कब आप जब आप काम करते हैं ना समाज के लिए, दुनिया के लिए, तब आपके ऑटोमेटिकली 10 दुश्मन बन जाते हैं। वो अपने समय कद्दावर नेता थे, बहुत अच्छे पद पे थे, बहुत अच्छा काम भी करते, कद्दावर नेता थे अपने समय के। उन पर कोई एलिगेशन भी लगाता था तो वो एलिगेशन भी अपने आप ही समय के साथ साथ ख़त्म हो जाता था। कोई ऐसा प्रूफ उनके खिलाफ ऐसा कुछ था नहीं एलिगेशन सपोर्ट करने के लिए। कोई आर्टिकल 2-3 छाप दे विदाउट एनी प्रूफ तो वो अलग बात है, पर तथ्य के साथ कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा रखता था। उन्होंने मरते दम तक, मरने के टाइम उससे पहले बोला कि मैं रहूं ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। 3 जनवरी को उनकी डेथ का हर साल बिहार सरकार प्रोग्राम करती है मेरे गांव बलुआ में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ कोई जाएंगे, आपको भी अगर जाने का मौका मिले या किसी को भी मिले तो मैं चाहूँगा कोई जाए, पढ़े, उनके स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है मैं रहूं ना रहूं बिहार बढ़कर रहेगा। मतलब वो इंसान अपने मरते दम तक बिहार के लिए ही काम करते थे, अनडिवाइडेड बिहार के लिए, और देश के लिए, उनके लिए देश प्रथम था उनके लिए, और देश के लिए काम करते। तो जब आप ऐसा स्वभाव रखते हैं, ऐसे समाज के लिए काम करते हो, आपके लिए आप दुश्मन अपना बन जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि क्योंकि इन्होंने समाज के लिए इतना काम किया तो दुश्मन इनके लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा ही बन गए थे। अब क्या सही क्या गलत, उनको क्या इतने काम करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, ये एक अलग विषय हो गया। पर मेरे हिसाब से उन्होंने जितना समाज के लिए काम किया, और कई लोगों ने लिखा भी है कि इन्होंने अन्य कितने लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा, इन्होंने किन के लिए क्या क्या नहीं किया जो आज के समय में कहाँ कहाँ नहीं है, कई अच्छे पद पे है। तो मेरा ये जग जाहिर है कि कई बार हम देखते हैं कि जो भी किसी भी सोशल वर्कर है या फिर सोशल तरीके से काम कर रहा है, वो बेहतर स्टेप्स ले रहा है, वो किसी के तामझाम में नहीं पड़ा हुआ है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो शायद बहुत कम ही लोग सामने नजर आते हैं। लेकिन वैभव जी, उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ये भी कहा जाता है कि जो ललित नारायण मिश्रा जी थे, उन 2 नंबर के नेता थे कांग्रेस में सेंट्रल लेवल पे। क्या इस बात का भी खतरा होगा पार्टी में कि भाई ये शायद सबसे ऊंचे पद पे ना चले जाए? मेरे ख्याल से किसी को इनसिक्योरिटी तो आई गई होगी, ये मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई इंसान अगर सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ता है तो जो आसपास जो आगे नहीं बढ़ पाए उस लेवल तक उनको इनसिक्योरिटीज अपने हिसाब से आ जाती है। मिसेस गांधी और उनका अच्छा तालमेल था, साथ में काम कई जगह उन्होंने साथ में किया, और पार्टी के लिए दादाजी ने क्या क्या नहीं किया, मतलब काम डेवलपमेंट के लिए, पार्टी को, संगठन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। पर वही है कि मेरा ये मानना है कि पार्टी ने उनको याद नहीं रखा उनके जाने के बाद जिस तरीके से रखना चाहिए था। इंदिरा गांधी से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता था उनके डेथ से पहले। हमारा ये मानना रहा है कि किसका नाम था किसका नाम नहीं था ये बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि कोर्ट केस में चल रहा है। बिल्कुल। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट में लिखा हुआ है इसलिए मैं कोट अनकोट कर सकता हूँ कि एक जेलर थे जिन्होंने आनंद मर्गिस के अक्यूज्ड को बोला और टेप रिकॉर्डर में बात रिकॉर्ड भी कर लिया कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे पता तुमने ये कांड नहीं किया है, किसी और ने किया है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो उस अक्यूज ने फिर बोला कि मेरी माँ को सीबीआई वाले मारते हैं, गाली देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसलिए मुझे ये इंसिडेंट अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। ये जेलर ने रिकॉर्ड किया अपने जेब में, पॉकेट में टेप रिकॉर्डर रख के। अच्छा। उसने ये गलती कर दी मेरे ख्याल से, रहमान साहब थे, उनका नाम पूरा बोला, एमएम रहमान साहब थे, कोई रहमान साहब थे जितना मुझे याद आ रहा है। उन्होंने फिर ये टेप रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से बिहार सीआईडी पुलिस और सीबीआई को भेज दिया था शायद। अच्छा। उनका फिर ट्रांसफर हो गया उस जेल से। और तारकुंडे साहब में लिखा है कि पीएमओ पर्सनली वाज इंटरेस्टेड इन ट्रांसफरिंग दिस पर्टिकुलर जेलर एंड व्हाई वाज द पीएमओ इंटरेस्टेड
सरकार कांग्रेस की थी लगभग, वाई इज द पीएमओ इंटरेस्टेड इन ट्रांसफरिंग वन जेलर, सब जेलर भी नहीं, मेरे सब जेलर थे, फ्रॉम वन जेल टू अनदर। ये तारकुंडे साहब की रिपोर्ट को मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ लगभग। इससे तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ताल्लुकात हैं इस चीज के वो पीएमओ से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है, इसलिए साफ ये नज़र आ रहा है कि री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये तो मैं शायद एक तत्व बोल रहा हूँ, हो सकता है और भी हो सकता है अभिषेक जी ये पूरा गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है तारकुंडे साहब भी गलत हो, अरुण शौरी साहब भी गलत हो, बिहार पुलिस भी गलत हो, पूरी दुनिया गलत हो, सिर्फ सीबीआई ही सत्य कर रही है। पर अगर एक एजेंसी एक सेट ऑफ अक्यूज के पीछे पड़ी है और पूरी दुनिया कुछ और कह रही है, री इन्वेस्टिगेशन इस पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? री इन्वेस्टिगेशन का केस ही बनता नहीं है क्या? और सिर्फ सरकार से मांग नहीं है, सिर्फ कोर्ट से मांग नहीं है, सरकार चाहे तो वो भी कर सकते हैं इसमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल्कुल, एसआईटी बैठानी कोई बड़ी बात नहीं है, एजेंसी के पीछे। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज की एजेंसी से मुझे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। बिल्कुल, कोई अपने ऊपर ना ले कि मैं पर्सनली वेंडेटा है एजेंसी के खिलाफ। उस टाइम के ऑफिसर्स फॉर अब रीज़न बेस्ट नोन टू देम, केस को क्यों पलटा, क्या पलटा, किसके कहने पे पलटा, क्या कुछ उनको डायरेक्शंस दिए हुए थे, क्या डायरेक्शंस थे, ये री इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। अब कई लोग बोलते 50 साल हो गए, बचा क्या है? अगर री इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट का कुछ एविडेंस मिलेगा जहाँ ब्लास्ट हुआ है? मेरे हिसाब से वहाँ जाके किसी को एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, री इन्वेस्टिगेशन होता है। जो रिपोर्ट से उसी पे आप तथ्य बोल दो, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसी के तथ्य हो सकता है। बिल्कुल। अभी तक जो हुआ उससे क्या लगता है, क्या वाकई में वो विश्वास जो है वो अब भी लगता है या फिर कहीं 50-50 वाला नजर आता है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोर्ट अब क्या कोर्ट करेगा अभिषेक जी, ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते। हम बस अपनी दलील पेश कर सकते हैं कोर्ट के सामने। एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी मैं कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये कह सकता हूँ कि हम बस अपने बेस्ट आर्गूमेंट्स पुट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट के ऊपर है। बाकी हम होपफुल 50 साल पहले भी थे, हम होपफुल आज भी हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उनके बारे में नहीं है। लड़ाई है कि 100 साल बाद भी कोई, मैं दुनिया में नहीं रहूँगा 100 साल बाद, पर मैं चाहता हूँ उनके बारे में लोग जानें कि क्या क्या काम किया उन्होंने अपने कार्यालय में, क्या क्या कदम उठाए बिहार के लिए, देश के लिए, कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे उनके हत्याकांड को दबाया गया, सच्चाई सामने ना आए। फिर शायद अगर सच्चाई सामने आता है तो वो भी लोगों को पता चले कि असली में किसने कराया था। तो लड़ाई इस चीज़ के लिए है, और मैं पता भी चलना चाहिए देश को, पता चलना चाहिए। मेरा ही मानना है कि जिन्होंने उनकी हत्या की असली में वो असफल है। 50 साल बाद भी ये लोग उनको याद करते हैं, उनकी जयंती पे, उनकी डेथ एनिवर्सरी, नॉट ओनली इन बिहार के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, बिहार के बाहर, झारखंड में, जमशेदपुर, हाथी तरफ। आप ट्विटर में एलन मिश्रा लिखेंगे तो आपको साउथ से एमएनएस के पार्टी वर्कर ने उनको याद किया था, कर्नाटक के कांग्रेस एमपी ने उनको याद किया था। मैं नाम लूँगा तो खैर, पर मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों को याद करते हैं ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने काम किया, आपका काम बोलता है, और काम उन्होंने जग जाहिर है क्या क्या नहीं किया उन्होंने देश के लिए, बिहार के लिए। तो अगर 50 साल बाद भी जब भाई भाई को याद नहीं करता, भाई बेटा बाप की याद नहीं करता, परिवार आसपास अपने लोगों से बात नहीं करते, अगर मैं दादाजी को 50 साल बाद भी याद कर रहा है तो मतलब जिन्होंने उनकी हत्या की वो असफल रहे। बिल्कुल, और आज भी लोगों के दिलों में है वो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि देश के अगर अधिकतर यूथ से अगर आप पूछिएगा तो वो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी को एक अच्छी याद के लिए उनको याद करता है, और वो चाहता है कि जो बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई, उनके आखिरकार साजिशकर्ता कौन थे उनका पता चले। लेकिन एक सवाल रहेगा कि क्या लगता है, एक लॉयर के रूप में आप सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लॉयर हैं, एक लॉयर होते हुए भी लास्ट मुझे लगता है कि 10-11 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी केस में इतने डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हाँ उसको प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर समझने के बाद भी सब कुछ आप जानते हैं कि क्या लीगल डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके बाद भी सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आम इंसान के लिए कोर्ट में कितना डिफ़िकल्ट हो जाता होगा? अनफॉर्चुनेटली ये केस इंडिया का लॉन्गेस्ट केस बन गया है टेक्निकली। लगभग 50 साल हो गए तभी कुछ ख़त्म हो ही नहीं रहा है। एक आम आदमी के लिए क्या कठिनाई होती है कोर्ट में इंसाफ प्राप्त करना, सुनवाई करना, हियरिंग करना। यहाँ पे अपील करके सुनवाई करवा रहे हैं हम, फाइनल हियरिंग स्टेज पे अब आ गया तो हम होपफुल है कोर्ट से सुनवाई होगी और न्याय मिलेगा हमें। पर मेरा ये मानना है आपको कोर्ट के दरवाजे ठकठकाने होंगे बार बार अपनी सुनवाई के लिए। अब ऑर्डर क्या आएगा उस पर तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, हम प्रयास कर सकते हैं, अपना प्रयास 100% दें हम। बाकी जो ऑर्डर आए सो हम कम से कम हमें ये रहे कि हमने प्रयास किया, बाकी जो ऑर्डर आए
जो भगवान ने लिखा हो किस तरीके से ऑर्डर आना चाहिए वो तो गॉड नोज एंड जजेस नो दे आर द बेस्ट। पर मेरा ये मानना है कि हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। और आपने एक बात की, मतलब इतने बड़े शख्सियत थे, ये ज़रूर देखा जाए कि आज के समय कोई विधायक या पूर्व विधायक पे भी हमला होता है तो बहुत बड़ी बात बनती है सोशल मीडिया के ज़माने में। वो ज़माना अलग था। 75 के आसपास जब इमरजेंसी भी आ गई थी, उनकी हत्या के लगभग 6 महीने बाद इमरजेंसी भी आ गई थी, फंडामेंटल राइट्स एकदम बंद हो गए थे। ना सोशल मीडिया था, मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी उतना एक्टिव नहीं था आज कंपेयर करें आज के समय में। तो आज सब तो बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया गया, इसलिए लगभग केस को दबाने में मेरा मानना है कि इसको पलटने में भी थोड़ी आसानी थी। आज कोई सोच भी नहीं सकता ये। तो सिटिंग रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर थे, सिटिंग रेलवे मिनिस्टर थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी। तो आज कोई ऐसा कांड अगर करता है तो मुझे नहीं लगता इतनी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आप मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग कोर्ट के दरवाजे ठटका सकते हैं। पर उस समय अलग था, इसलिए मेरे ख्याल से इतना समय लग गया। पर हम होपफुल हैं, देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस केस, अगर कुछ चीज़ें हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि कुछ टर्म की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, मतलब लास्ट कुछ महीनों की बातचीत करें तो मकोका एक टर्म है जो कि सिद्दीकी जी की हत्या होने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। क्या है ये मकोका, क्या है? मकोका बेसिकली जो बहुत बड़े क्राइम है उसके रिगार्डिंग होता है। बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ, अब मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लाइव केस है वो। अब मेरे ग्रैंडफादर का लाइव केस था, पर चल रहा है, पर कई डॉक्यूमेंट पब्लिक है, इसलिए मैं उनके बारे में बोल दिया। बस बाबा सिद्दीकी केस के बारे में बोलना भी ज़्यादा उचित रहेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट अभी है नहीं उतना, ये केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मकोका वैसे, या उस पर टाड़ा भी था, अब UAPA है। ये स्ट्रिंजेंट लॉज है, इस पर बेल मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें जो चार्ज लगता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। बेसिकली टेररिस्ट और टेररिस्ट या जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व, या AK-47 गन्स रखना या बहुत बड़ा अपराध होता है, उसके चक्कर में ऐसे एक्ट लगते हैं। वरना नॉर्मली IPC CRPC, अब तो खैर IPC CRPC हट गया, BNS और BNSS आ गए हैं, नॉर्मल सेक्शंस और नॉर्मल एक्ट लगते थे। वरना मकोका, UAPA, टाडा तो मतलब बहुत घोर अपराध किया हो अपने आतंकवादी पे या आतंकवादी गतिविधियों से घिरे हुए हो, उस पे लगता है। कई बार चार्ज लगाने के बावजूद भी कोर्ट में या एविडेंस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाती है, तो फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं अक्यूज 10 साल जेल लेने के बाद, 15 साल, 20 साल या 5-6 साल लेने के बाद। तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन को एक्ट लगाना, सेक्शन लगाना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रूव भी करना पड़ता है ट्रायल के दौरान एविडेंस के तौर पे, क्रॉस एग्जामिनेशन, चार्जशीट फाइल करने के बाद, एविडेंस करने के टाइम। इसमें सिर्फ एलिगेशन पे जेल नहीं होता है, नहीं। जब तक प्रूफ ना हो तब तक जेल नहीं होता है। वो नॉर्मल लॉ तो यही, जब तक प्रूफ ना हो तब तक अक्यूज गिल्टी नहीं हुआ। पर मकोका लगना वैसे बहुत बड़ा अपराध है। मकोका लगना अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध के लिए मकोका लगता है, UAPA और टाडा। तो वैसे उन पे क्यों लगा, क्या लगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर क्योंकि उनका केस अभी चल रहा है लाइव, तो मैं उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। पर हाँ, मकोका के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, मकोका तो स्ट्रिंजेंट है एज़ कम्पेयर टू IPC CRPC या जो BNS या BNSS है। आपने कहा कि मकोका एक ऐसा टर्म है जिसमें बड़े अपराध शामिल होते हैं, जैसे कि हथियार रखना और चीज़ें रखना। SC/ST एक्ट शायद मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये एक्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे ही एक्ट लगता है वो कहीं ना कहीं आपके जेल जाने का रास्ता खुल जाता है। मैं भी इसी केस में गया, पत्रकारिता कर रहा हूँ, हालांकि लोगों के लिए आवाज़ उठाया, मेरे ऊपर केस किया गया, मैं उसके लिए जेल गया। ड्रॉबैक क्या लगता है एक लॉयर के तौर पे जब स्टैंड करते हैं आप, क्या लगता है ड्रॉबैक क्या है इसका? SC/ST एक्ट में अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट्स भी आ गए कि इतना आसान नहीं है किसी को फंसाना SC/ST एक्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स आ गए कि मतलब एजेंसी एंड प्रोसिक्यूशन स्टेट जो लोकल पुलिस थानेदार है, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट। अब सीधा आंख बंद करके अरेस्ट ना करें किसी को। जेन्युइन केस है तो वो अलग बात हो, जेन्युइन केस किसी ने सही बोला भी है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि SC/ST पढ़ा लोग जो होते हैं उन पर अगर अत्याचार काफ़ी हुआ हो तो उन पर ऐसा कुछ बोलना तो गलत तो है ही है। पर कई बार क्या होता है, इसका मिसयूज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तो है ही सपोर्ट करने के लिए इसको, पर स्टेट और पुलिस ऑफिशियल को इस पर ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेट करे फिर किसी को अरेस्ट करें। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि एक तो मैंने पढ़ा गूगल पे कि 85% केसेस जो है वो फॉल्स साबित हो जाते हैं, फिर भी इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है कि मतलब क्या लगता है आपको एज ए लॉयर?
मेरे ख्याल से जो तो ट्रायल खत्म होता है, जिस पर इल्जाम लगा है वो गलत इल्जाम ही गलत निकल जाता है बाद में। पर मेरे ख्याल से लेकिन एक लंबा समय खत्म हो जाता है, जिंदगी का 5-6 साल निकल जाता, 10 साल निकल जाता और है। वो जेल में रह जाए, या फिर आप उसको बेइज्जत कर दें, आप उसको घसीट के ले जा रहे हैं जेल, तो बेइज्जत ही कर रहे हैं आप। समाज में उसका नाम खराब हो जाता है, बिल्कुल, लोग उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त वगैरह उससे मिल नहीं पाते बिल्कुल। उतना, मतलब उसकी छवि खराब हो जाती है काफी। एक आम इंसान हो तो फिर तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ इसको ये गलत किया है तभी किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरे ख्याल से यही कि एजेंसी और जो पुलिस है, SHO है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये पूरा इसमें इन्वेस्टिगेट करे, फिर किसी को अरेस्ट करे। अगर जेन्युइन केस बनता तो इसमें अरेस्ट तो होना ही चाहिए, पर अगर जेन्युइन केस नहीं है इन्वेस्टिगेशन के बाद तो अपना रिपोर्ट बना के खुद जमा कर दे। फिर ये हो नहीं पाता है, ये हो देखा नहीं जाता पाता है इसलिए कि कोर्ट के जो ऑफिसर है हाँ। वही गलत इन्वेस्टिगेशन करते कई हैं। बार कोर्ट के दौरान टकराने पड़ते हैं, हाँ। फिर होपफुली क्या कोर्ट के सामने कैसा आर्गुमेंट पेश करते हैं, फिर कोर्ट क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। कई केसेस देखते होंगे, क्या लगता है कि ऐसे जो एक्ट हैं उनको खत्म करना चाहिए क्या? नहीं, इस पे मैं थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन है। हाँ। एक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए, एक्ट को आप अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि असली में देखें तो SC ST लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी पीढ़ी व पीढ़ी, जनरेशन ऑफ जनरेशन अत्याचार हुआ, इस पे कोई दो राय है नहीं। पर हाँ, अगर आप किसी को गलत कहेंगे तो अरेस्ट होगा, पर अगर आप नहीं कह रहे हैं और इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल स्कोर बनाने के लिए, तब कोर्ट के दरवाजे तो बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अपने दिमाग ज़्यादा लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा वैभव जी, द्रौपदी मुर्मू जी बतौर प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट दी थी कि आम इंसान जो है उसके लिए जो कोर्ट है वो बहुत महंगा साबित हो जाता है, आम इंसान जो है वो जेल में ही रह जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो केस नहीं लड़ पाता है। क्या फील करते हैं आप इस स्टेटमेंट को लेकर, क्या फील करते हैं? कुछ हद तक सही है। कई बार लिस्टिंग केस कराने में, केस को लिस्ट कराने में, केस को हियरिंग कराने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे ख्याल से जिनको लॉयर्स नहीं मिल पाते, वो लीगल एड का रास्ता, मैं खुद लीगल एड काउंसिल हूँ मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, तो नालसा एंड दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कई उन लोगों को मदद करती है जिनको लॉयर नहीं मिल पाते, तो लीगल एड के माध्यम से आप वकील अपने लिए कर सकते हैं। कोई मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, लेबर मैटर, कोई भी किसी प्रकार का मैटर हो, लीगल एड ले सकते हैं। पर हाँ, सुनवाई कराना, लिस्टिंग कराना, हियरिंग कराना एक समस्या अपने बन जाती है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट मैम ने सही बोला कि न्याय लेना और न्याय के लिए लड़ाई करना अपने में दो अलग चीज़ है। न्याय के लिए लड़ सकते हो, पर न्याय लेना फिर समय सिस्टम ऐसा है कि समय लग जाता है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप डट के लड़े रहें तो कहीं ना कहीं आशा की किरण आ सकती है। सॉल्यूशन है क्या इसका? वकील नहीं मिला तो लीगल एड आप ले सकते हैं, पर वही आपको बार बार लीगल गाइडेंस के तहत अगर कोर्ट में काम करें, आपको डट के लड़ना पड़ेगा। यही इसका सोल्यूशन है कि आपका कोर्ट ठटकाएंगे नहीं तो आपको न्याय मिलने के कम चांस है। ठटकाना तो पड़ेगा आपको, कोर्ट को ठटकाना पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा न्याय के लिए। भले ही आप गरीब परिवार से आते हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपका केस है, कोर्ट पहुंच गए हैं, तो भैया आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, वो कैसे भी किया जाए। मैं खुद लाइव एग्जांपल में संघर्ष करता हूँ दादी के केस के लिए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा वो केस के हियरिंग के लिए और सुनवाई के लिए। आखिरी कुछ कहना चाहते हो हमारे जो दर्शक हैं उनको? यही आशा करूंगा मैं कि जैसा आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है मेरे परिवार को, दादाजी के उनके समय में, ये आशीर्वाद ज़्यादा लगे रहे हमारे परिवार के साथ। और कई लोगों का मैसेज आते, फ़ोन कॉल्स कम, मैसेज ज़्यादा आते रहते थे मुझे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेड था कि जो उनकी उम्र के लोग होंगे या मेरे अंकल या फादर के उम्र के होंगे, चाचा सबके उम्र के लोग होंगे, उनको याद होगा। पर मुझे देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अच्छा भी लगा वैसे कि मेरे उम्र के लोग, मुझसे कम उम्र के लोग भी याद था उनके बारे में, कि उनके दादा परदादा या माँ बाप ने उनको बताया था कि ललित बाबू हुआ करते थे जिन्होंने काम किया अपने समय में, कई हद तक काम किया, बहुत काम किया बिहार देश के लिए। तो मैसेज आते रहते हैं, शुक्रगुजार और धन्यवाद इन सब लोगों का। और मैं चाहता हूँ यही आशीर्वाद रहे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे वो, इसलिए लोगों का इतना प्यार सम्मान है परिवार के लिए, और उनके लिए भी है और हमारे परिवार के लिए, तो यही लगा रहे। और आशा है कि न्याय एक दिन सामने आए, सच्चाई की जीत हो एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या पे वैभव मिश्रा जी बता रहे थे। तो दोस्तों, इस बातचीत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इस बात से कोई संदेह नहीं है
इस बात में बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी ने देश के लिए क्या क्या किया है, और जो यूथ है किस तरह से उनके लिए प्रे कर रहे हैं कि उनकी जो हत्या हुई, उनके जो हत्यारे हैं, उनकी हत्या के पीछे साजिश किसकी थी, उसके बारे में पता चल जाए। और मैं इसलिए भी कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर अपने ओपिनियन को रखिए, ताकि कई बार क्या होता है कि लीगल फॉर्म में भी कई बार आपकी ओपिनियन, आपके दबाव भी काम आते हैं। यानी कि कई बार कहा जाता है ना कि भाई जनता ही सर्वोपरि है, तो वही टर्म है कि अगर आप शेयर कीजिएगा तो पता चलेगा। बहरहाल हमारे साथ वैभव मिश्रा जी थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और इस वक्त जो है हम सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने खड़े हैं और वैभव मिश्रा जी से बातचीत कर रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, आप द न्यूज लुक देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।